हाय गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ अरुण कुमार एंड आई एम योर फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो आज हम बात करने वाले हैं सेशन के ऊपर। लेसन नंबर 1 है तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन चैप्टर में +2 के सिलेबस में, जो कि प्लानिंग इन स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं इसमें, क्या क्या। तो सबसे पहला जो आपका आज का टॉपिक रहेगा प्लानिंग इन स्पोर्ट इन फिजिकल एजुकेशन। सेकंड रहेगा इंटरम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल, जो कि टूर्नामेंट्स के या क्लासरूम में एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। तीसरा रहेगा टूर्नामेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिकल एजुकेशन में, आप टूर्नामेंट्स वाले। और चौथा रहेगा आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स। फिफ्थ रहेगा आपका टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं ये मोस्ट फिजिकल एजुकेशन, जब बात आती है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की बात आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आती है कि टूर्नामेंट में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, टूर्नामेंट्स क्या होते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज टोटली डिपेंड अपॉन दी टूर्नामेंट्स। तो और इसका सबसे टूर्नामेंट्स में आप जा रहे हो और आपकी नॉकआउट फिक्सचर या फिर जो भी ये बात ना आए तो ये आप हो नहीं सकता। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे प्लानिंग से, प्लानिंग जो वर्ड होता है प्लानिंग इज डिराइव फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। जब आप देखते होंगे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ आज इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं हम, इंडिया। तो इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो किस लिए चलती हैं। एक मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, एक टूर्नामेंट की बात कर लेता हूँ। अब फिजिकल एजुकेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन में क्यों घुसना, मैं बात कर लेता हूँ प्लानिंग इन फिजिकल एजुकेशन में। तो फिजिकल एजुकेशन की जब बात करते हैं हम, तो प्लानिंग मीन्स कोई ऑर्गेनाइज करना, हम कुछ चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन टोटली डिपेंड ऑन टीम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टीम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वही होती है जिसमें आपको टीम एक बिल्डअप करनी होती है। फिजिकल एजुकेशन इज टोटली डिपेंड अपॉन अ टीम एंड अ फंक्शन, की कैसे आप रिलेशन बना रहे हो, यूनिटी बना रहे हो। आप देखा होगा जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, स्टार्टिंग में ओलंपिक्स जो स्टार्ट हुए थे, ओलंपिक्स हमारे स्टार्ट हुए थे, तो उन्होंने ये सिर्फ ग्रीक के पीपल से जो वहाँ के रहने वाले थे वो लोग खेलते थे बस, कि वहाँ के टूर्नामेंट, उसमें भी वो जूडो खेलते थे, एक स्वॉर्ड फाइटिंग हो जाती थी। बट उन्हें क्या किया, धीरे धीरे जब ये आउट ऑफ ग्रीक के बाहर जाने लगा, इजिप्शियन के पास जाने लगा, और भी जो एशियंट वॉरियर थे उनके पास जाने लगा, तो उनने फर्स्ट टाइम नोटिस किया कि हमारे पास और भी ज़्यादा हम यूनिटी बना सकते हैं। बट वो शुरू में डिनाई करते थे कि आप नहीं खेलेंगे। फिर इसको चेंज होके वो हम आएंगे फिजिकल एजुकेशन में, आगे बहुत चैप्टर आते हैं जिसके अंदर आपको हिस्ट्री बताई जाती है आपको फिजिकल एजुकेशन या ओलंपिक्स या फिर कुछ की चीज़ों के बारे में। तो हम वो बाद में आएंगे, वो चीज़ हम बाद में आएंगे। ये पहले हम ये कर लेते हैं प्लानिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग फिजिकल एजुकेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्लानिंग से, इसको रब कर लेते हैं पहले। हाँ, तो ये डेफिनेशन आ गई प्लानिंग की। प्लानिंग इज अ प्रोसेस मेकिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन। The success of physical education program depends upon efficient staffing. ये वर्ड नोट कर लीजिए, efficient staffing, food, direction, proper control, well supervision, good control and minimizing of the chances of lapses. तो ये एकदम सिंपल वर्ड है। जब आप एग्जाम में कोई डेफिनेशन लिखते हो ना, डेफिनेशन एग्जाम फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन कुछ भी नहीं होती, आप कुछ भी लिखिए, बट उसका मेन मोटो होना चाहिए डेफिनेशन के, कि आप जो पॉइंट ये प्लानिंग एक्सप्लेन कर रहे हो ये प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाओ। प्लानिंग को आप लिखोगे सिर्फ, इसमें सिर्फ ये वर्ड है लिखने के लिए, एफिशिएंट स्टाफिंग मीन्स आपके पास गुड स्टाफ हो जिससे वो कंट्रोल कर पाए, टूर्नामेंट्स वगैरह इजिली हैपन हो सके वहाँ पे। और प्लस साथ में फूड। अब देखो जहाँ पे इतने वर्क काम कर रहे हैं, खाली पेट कोई काम करने वाला नहीं, वहाँ पे फूड लगेगा, रिफ्रेशमेंट लगेगी। आपने जो चीफ गेस्ट बुलाया है उसको भी आप रिफ्रेशमेंट दोगे, तो उस टाइप में फूड भी उसमें इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन मीन्स एक, आपने देखा होगा हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड होता है, एक हेड पर्सन होता है जो कि कंट्रोल करता है सारे टीम को। अब ये हेड पर्सन मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप फिजिकल एजुकेशन में बात कर रहे हैं तो पीएचडी होल्डर कोई मान सकते हैं आप। पीएचडी होल्डर हो सकता है ये, जो कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टार ओलंपिक कोर्स करके बैठा हो,
जो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। फिजिकल एजुकेशन छोटी ब्रांच नहीं है, ये बहुत वाइड ब्रांच है। अगर आप इसमें घुसेंगे, आप ये देखेंगे, आप इंडिया में आपने नोटिस किया होगा कि फिजिकल एजुकेशन को पहले पहले इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। क्लासरूम में भी आपको देखा होगा, फिजिकल एजुकेशन में बच्चे बैठे या बच्चे आए तो उनको बोल दिया जाता था कि फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, जाओ द साइड हटो। बट नाउ इट्स टोटली डिफरेंट। फिजिकल एजुकेशन जो रिलेट करती है, साइंस में रिलेट करती है, इसमें अलग अलग ब्रांचेज हैं। अभी आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे एग्जाम्पल विराट कोहली, धोनी, ये सारे प्लेयर्स अपने साथ कोई फिजियोथेरेपिस्ट या फिर कोई फिजियो एक्सरसाइज एक्सपर्ट लेके चलते हैं या जिम ट्रेनर लेके चलते हैं, जो कि उनके बिल्कुल फिजिक में ध्यान रखता है, उनका मसल फिटिंग ना आए, कुछ मेडिकल इंजरीज ना आए, मसल इंजरीज ना आए, वो सारा वो ध्यान रखता है। तो उसके लिए मतलब ये, चलो ये फिर से हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये भी आएगा मेडिकल इन स्पोर्ट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वाइड टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे सारा। पहले हम प्लानिंग वाला खत्म कर लेते हैं। तो आगे था प्रॉपर कंट्रोल। तो ये पर्सन भी यही करेगा, प्रॉपर कंट्रोल, कि इसने एक सुपरविजन के लिए बंदा बनाया होगा। वो पर्सन, उस इंसान का काम यही रहेगा, वो सिर्फ देखेगा कि कैसा कंट्रोल, कैसा जो मेरे मेरे नीचे जो बंदे काम कर रहे हैं, जैसे मान लो सुपरविजन में उसने कोई एक फैकल्टी दे रखा है, गुड कंट्रोल के अंदर जो उसने क्लास मॉनिटर या फिर जो कॉलेज कैप्टन या फिर सीआर या फिर क्लास रिप्रेजेंटेटिव मॉनिटर जो भी होगा वो। और ये जो मिनिमाइजिंग द चांस ऑफ लैप्सेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का, प्लानिंग करने का। तो अब लैप्सेस मतलब होता है कि एक चीज बार बार हम ना कर दें या फिर वो बार बार हैपनिंग ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लानिंग का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है प्लानिंग से, और इसी के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर बेस रहेगा जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो इसमें प्लानिंग के अंदर बहुत सारे पर्सन्स आते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो अगले देखते हैं। हाँ, ये एक और डेफिनेशन आ गई, ये भी आप लिख सकते हैं। देखिए, ये प्रीवियसली डेफिनेशन आप नोट करेंगे, ये बहुत इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन है। आप ये पॉइंट भी लिखेंगे, आपका एग्जामिनर सोचेगा कि मैंने डेफिनेशन लिखी, उसको समझ आ गई। अब डेफिनेशन कुछ भी लिखिए, बट उसमें होना चाहिए मेन मतलब कि प्लानिंग मतलब क्या होता है। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, विथ प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग गोल एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल ऑफ एफिशिएंसी। अगर आपने ये पॉइंट पढ़ा है यहाँ पे, इस डेफिनेशन में सिर्फ मेन यही है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसमें सिर्फ यही। आप देखिए डेफिनेशन का, इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप पॉइंट टू पॉइंट भी लिखेंगे ना तो टीचर खुश होकर आपको उसके प्रॉपर 2 नंबर या जितने भी मार्क्स होते हैं उतने नंबर दे देते हैं आपको। तो इसका मतलब यही हुआ, सिंपल लैंग्वेज में बताओ आपको। देखिए, एडवांस में हम जो चीज सेट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप, मैं आपको या मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। आप एग्जांपल लीजिए, आपके फ्रेंड का बर्थडे, यू गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए पार्टी फॉर हिज बर्थडे। तो आप कैसे करोगे? आप क्या करोगे? सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि आपके पास कितना बजट है, आपके फ्रेंड में कितनी कंट्रीज डल रही हैं, उसको बोलते हैं बजटिंग बोल देते हैं। एक हो गया वो, और दूसरा हो गया आप कहाँ पे कर रहे हो। एक रिक्वायर्ड आपको ऑर्गेनाइजेशन, एक जगह चाहिए होगी जहाँ पे आप ये ऑर्गेनाइज या बर्थडे पार्टी या फिर जो भी टूर्नामेंट रहेगा आपको, जिसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हो। तो आपने एक बजट बना लिया अपना, एक बजट बना लिया अपना, साथ में एक बजट बना लिया अपने, साथ में आपने एक क्या कर लिया, एक प्लेस ढूंढ लिया जिसमें आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हो कोई बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी टूर्नामेंट। थर्ड क्या आ गया आपका, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ। जैसे हमने पिछली डेफिनेशन में पढ़ा था, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टाफ का होना, जिसमें आपको बहुत सारे पर्सन मिल जाएंगे। जैसे कोई हेल्प बॉय हो गया, कोऑर्डिनेटर इंचार्ज हो गया, एक सीआर हो गया जो कि सारा, एक डिसिप्लिन वाला कमेटी हो गई, वो भी आगे आएगी, मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे मतलब बहुत वाइड अगर आप चल जाएंगे, बट आप शॉर्ट सी डेफिनेशन प्लानिंग की ये लिख सकते हैं अगर आपने सिर्फ 2 वर्डिंग में पूरी डेफिनेशन क्लियर, पॉइंट क्लियर करने हैं तो। अब आगे आपके मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। देखो, जहां पे हम अगर स्टार्ट करें, अगर हम कुछ बोलते हैं, अगर हमने कोई टॉपिक लेना है या फिर हमने कुछ लेना है, कुछ पार्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग की, हम कुछ पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर ये मान लीजिए आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आपने पहले नंबर में तो आप सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, उसकी डेफिनेशन आ गई। सेकंड पार्ट में आता है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब उसकी मीनिंग क्या हुई, हम क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं उस चीज को। सेकंड आ गया ऑब्जेक्टिव, कि उसका
पर्पस क्या है, हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है वो। तो ये पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे ना, तो आपको टीचर्स भी बोलेंगे कि अच्छा इस बच्चे को सारा कुछ आता है, तो इसको नो डाउट हम हेल्प करेंगे बड़े अच्छे से। तो ये मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग इज अ वे टू सिस्टमाइज, डायरेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द इवेंट और competition and extract the advantage and the benefit of the available person। ये भी शॉर्ट में बिल्कुल क्लियर भाषा में लिखा हुआ है। आप देखिए फिजिकल एजुकेशन बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज यूज होती है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं रहता कि आप कोई एडवांस फॉर्मूला लिखिए मैथ की तरह, या फिर कुछ एडवांस साइंस बायोलॉजी क्लास की तरह कुछ एडवांस वो लिखिए डेफिनेशन, जिससे टीचर पढ़ के पता लगाए कि पर्टिकुलर ये पॉइंट में ये कुछ हो रहा है। तो आपको ये देखिए ये डेफिनेशन लिखेंगे आप, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब दी सक्सेस ऑफ, ये सबसे मेन पॉइंट है हमारा ये वाला, अगर आप चाहेंगे तो द सक्सेस ऑफ द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट। देखा ये फिर से डेफिनेशन यही आ गई। तो ये 3-4 बार इसलिए आ रही है क्योंकि यही है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका पॉइंट कि प्लानिंग क्या होती है। ये सारा प्लानिंग का ही पार्ट चला हुआ है हमारे पास, ये सारा प्लानिंग का ही है। अब ऑब्जेक्टिव, सबसे मेन पॉइंट ऑब्जेक्टिव, जो हम पिछली बात कर रहे थे वो डेफिनेशंस की या फिर ऐसी बात कर रहे थे। अब सबसे बड़ी बात आती है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में लेके चलें तो टू कीप द कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज विच सजेस्टेड एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो हमें क्या करना है, पहले जो एक्टिविटीज हम करवा रहे हैं, जो प्लानिंग हम कर रहे हैं, उसके अंदर एक प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। और वो सारे, जैसे मैं बोलूं अभी मैं कोई ऑर्गेनाइज करवा रहा हूं, आप उसके पार्ट हैं, तो आपके साथ मेरा गुड कनेक्शन होना चाहिए। मेरे को एक एक चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी, ये करिकुलम दिया था, तो आपने वो प्रॉपरली डन कर दिया, तो आपको रिवर्ट आना चाहिए कि यस आई हैव डन दिस। तो मैं उसके बाद ये प्रॉपरली सक्सेसफुल टूर्नामेंट की निशानी है। सेकंड, इट ऑल्सो हेल्प टू कीप गुड कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट। अगर आपको एक गुड पार्टी, गुड ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट करवाना है, तो आप में सब में गुड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए। मतलब आपको ही भी एक टीम वर्क, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। टीम वर्क में आप देखिएगा, एक पर्सन अगर अपना सजेशन दे रहा है और उसको दूसरा कोई पर्सन बोलता है कि नहीं नहीं ये गलत है, तो उसको एज एन सजेशन सोच के वो लेना चाहिए कि ओके ये गलत है, तो सजेशन वाइज आप कौन, उसको पूछना चाहिए कि मेरा सजेशन ये राइट है कि नहीं है। तो यही होता है कंट्रोल ऑफ अ गुड ऑर्गेनाइजिंग। रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक। ये देखिए प्लानिंग में सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया जाएगा, रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक। चांसेस कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं मिस्टेक के, ओवर जो हम चीज ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं वो ओवर वापस ना आए। हमने कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, उसमें हम कुछ दो, अब जैसे मान लीजिए हमने एक डांस परफॉर्मेंस है, डांस परफॉर्मेंस होनी थी और प्लस साथ में सिंगिंग था। उसके बाद डांस के बाद सिंगिंग का परफॉर्मेंस थी। तो हमने क्या किया, हमने ये एक साथ, जैसे टाइमिंग इसकी 1:20 PM पे रख दी थी इसकी, और इसकी भी सेम टाइमिंग रख दी। तो ये बहुत बड़ा मिस कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सेम टाइम पे वहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो एक गुड कंट्रोल होता है मतलब ऑर्गेनाइज करने में कि चांसेस ऑफ मिस्टेक ना हो। तो ये मतलब हमें सोच के चलना है कि जब हम टूर्नामेंट में जाएं किसी में, तो हम अच्छे चांसेस हों कि मिस्टेक ना करें, इसलिए कोऑर्डिनेशन बना के रखें। कोऑर्डिनेशन इज द मेन वर्ड फॉर दिस डेफिनेशन। coordination. It suggests programs can be conducted with proper coordination with least mistake rather focusing on success. अब देखिए, अगर आप ये सोचेंगे, अब इस मान लीजिए आपने किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और आप सोच रहे हैं कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, दैट्स गुड, एक कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट ओवर होना कि मैं भाई जो मेरे को मिला हुआ है एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने को, वो सक्सेसफुल होगा ही होगा क्योंकि मैं उसमें हूँ, तो ये बहुत बड़ी गलत वो हो जाएगी। उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होती हैं और आपको उससे सीखनी चाहिए। अगर आप सक्सेस के पीछे भागोगे तो होपफुली आप पॉजिटिव वे में भागोगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, आप बहुत अच्छी सक्सेस करोगे। बट आप ओवर कॉन्फिडेंटली भागोगे कि भाई मैं एक दिन में टॉपिक रट के चल जाऊँ तो वो मेरे से याद हो जाता है, मेरे को याद हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो भी हो सकता है अगर आप इनकेस उसमें मेहनत करते हैं लिख लिख के। अगर आप सोचते हैं कि मेरे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ प्रैक्टिस नहीं है और मैं जाऊंगा और ये सक्सेसफुल कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला।
आपको उसमें एक एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस पर्सन वही होता है जो गिर गिर के बनता है, जिसने बहुत सारे ऑर्गेनाइज करवाए हैं टूर्नामेंट, मैरिजेस, जो भी इवेंट जो भी ऑर्गेनाइज करवाए हैं, वो अपने प्रीवियस गलतियों से सीख सीख के आगे आगे बढ़ता रहता है। तो ये पॉइंट हो गया यहीं खत्म। टू प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, देखो फिजिकल एजुकेशन आई तो उसमें आइडियाज़ ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। अब देखो फिजिकल एजुकेशन पहले हम क्या करते थे स्कूल में, दो ही चीज़ों के लिए फेमस थी, स्कूल में कुछ स्पोर्ट्स डे हो गया, बस हो गया ख़त्म। अब एक्टिविटीज़ आप देखिए कई रियलिटी शोज़ में यूज़ होती हैं फिजिकल एक्टिविटीज़, तो वो भी प्रमोशन होगी एक टाइप में फिजिकल एक्टिविटी। हेल्थ के हम जो बोलते हैं हेल्थ में जब चलते हैं हम, तो उसमें भी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बोलती जाती हैं। आजकल मेडिकल का आधे ज़्यादा बीमारियां तब लग रही हैं क्योंकि आजकल बच्चे और जो भी हमारे यंगर जनरेशन के बच्चे हैं वो हेल्थ के लिए नहीं जा रहे हैं ज़्यादा, वो जाते हैं सिर्फ एक काम के लिए कि हमने स्टडमैन बनना है बस। तो ऐसा नहीं होता है, आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, आपको करनी ही पड़ेगी एक्सरसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये इनोवेटिव आइडिया जो है फिजिकल एजुकेशन में आते ही आते हैं, जो कि प्लानिंग के अंडर ही आते हैं। आप नए नए आइडियाज़, नए नए प्लानिंग, नए नए प्रोग्राम्स बता सकते हैं कि हाँ ये पार्ट होते हैं। टू प्रोवाइड डायरेक्शन टूवर्ड द गोल, देखो डायरेक्शन टूवर्ड द गोल, हम जो सेट करते हैं, मान लीजिए आपने किसी चीज़ में क्रैक करना है कोई एग्ज़ाम, तो आप उसमें गोल सेट करोगे, आप उसके बारे में स्टडी मटेरियल कलेक्ट करोगे, आप बेटर एजुकेशन सिस्टम ज्वाइन करोगे, आप कुछ भी ज्वाइन करोगे, उसमें आपको एक टूवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाना है। बट आप ये सोचोगे कि मैं घर बैठे कुछ भी बुक ना पढ़ के कोई कुछ चीज़ क्रैक कर सकता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। उसके नीचे बहुत ज़्यादा डेफिनेशन, उसके लिए गोल सेट करने पड़ता है, माइंडसेट। तो यही प्लानिंग का एक पार्ट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग का ही पार्ट है ये, डायरेक्शन टुवर्ड गोल। रिड्यूस अनड्यू प्रेशर, अब देखिए, अब मैं बोलूँ आपने कुछ चीज़ ऑर्गेनाइज करवाई है, फर्स्ट टाइम आप उसमें बहुत ज़्यादा साई फील करोगे, आपको ये लगेगा कि मेरी मोटिवेशन नहीं है, मैं नहीं करवा पा रहा हूँ वो चीज़। तो वो एज एन पार्ट ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक पर्सनैलिटी के ऊपर भी होता है कि आप फर्स्ट टाइम जो चीज़ कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं आपकी फर्स्ट बारी में बहुत अच्छी परफॉर्म हो जाए। बट अगर आप ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर लोगे कि ये मेरे को प्लानिंग का हिस्सा होता है, अनड्यू प्रेशर मतलब आप जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हो उसमें आपको पता होना चाहिए कि मेरे को प्रेशर झेलना है, मैं इसी से बढ़ूंगा। यही एक एक्सपीरियंस स्पोर्ट्समैन पर्सन और ऑर्गेनाइज प्लानिंग इवेंट के पीछे का वो मेन पॉइंट है, टू रिड्यूस अनड्यू प्रेशर। यही चीज़ आपका जो आगे जाके आपको सेट करोगे गोल, उसमें हेल्प करती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम। ये सारे सेम पॉइंट है वही, टू प्रोवाइड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग कमेटी, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं वहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन लिख रहे हैं। टू हैव गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज़, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए। टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, ये भी सेम उसी पॉइंट के तरह है प्रेशर के लिए। टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक, ये फिर से वही पॉइंट आ गया देखिए। टू इंक्रीज दी क्रिएटिविटी, ये भी सेम पॉइंट आ गया देखिए। आप अगर ऐसे इवेंट में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बेशक डिफाइन होगी। इंक्रीज, ये भी हो गया। टू इन्हेंस द स्पोर्ट परफॉर्मेंस, हाँ देखिए स्पोर्ट परफॉर्मेंस जो इन्हांस होती है बार बार इवेंट्स में पार्ट लेने की वजह से बनती है। अगर हम किसी चीज़ में रेगुलरली पार्ट ले रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ में एक्टिवेट में, जैसे मान लीजिए अब मैं किसी टूर्नामेंट में बार बार जा रहा हूँ, मान लीजिए मेरी गेम बॉक्सिंग, अगर मैं ऐसा सोचूं कि एक गेम के बाद मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए डिफीट भी होना पड़ता है, विन विन चिकन डिनर भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है उसके लिए। तो यही मेन पॉइंट है परफॉर्मेंस एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का। तो टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फैकल्टीज, ठीक है, ये भी ये पॉइंट लिख सकते हैं आप। प्रोवाइड न्यू फैकल्टी टू मीट डिमांड, ठीक है। हेल्प इन डिस्कशन मेकिंग, हाँ ये मेन पॉइंट, जैसे कि ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो हेल्प इन डिस्कशन मेकिंग, देखिए अभी आप किसी टीम के साथ जा रहे हैं तो उसमें आपको ये पॉइंट सबसे पहले लेके चलना है, क्योंकि अगर आप किसी टीममेट या फिर टीम बॉन्ड के लिए आप जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका इवेंट या प्लानिंग जो आप कर रहे हैं टूर्नामेंट के लिए वो सक्सेसफुल हो, तो उसके लिए आपको डिस्कशन पॉइंट अपना खोलना ही पड़ेगा। पहले आपको एक मीटिंग सेट करनी पड़ेगी छोटी सी, जिसके अंदर सारे फैकल्टीज कोऑर्डिनेटर्स जो आपके सीआरस हैं, जो भी आपके हेल्पर्स हैं, उनको बिठा के एक बार पूछना पड़ेगा कि हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं, तो आप क्या सजेशन दे सकते हैं हमें बता दीजिए।
तो ये इंपॉर्टेंट आप पॉइंट ऐसे छोटे छोटे लिख सकते हैं जो टीचर देख के खुश होते हैं कि हाँ चलो बच्चे ने कुछ कुछ पढ़ा हुआ है। वेरी इज कमेटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ जो मैं बात कर रहा था कमेटीज के बारे में, तो ये है वो। अब हम ये स्टार्ट करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक टूर्नामेंट के पार्ट के लिए। डिफरेंट कमिटीज वर्क टुगेदर फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट एंड वेरियस कमिटीज आर देयर। तो सबसे पहली जो आती है टेक्निकल कमिटी, देखिए द कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निकल कंडक्ट or the MEs. This committee select various officials such as referees, judge, starters, umpire, timekeeper. जिस भी ऑफिशियल आप जो भी टूर्नामेंट देखेंगे प्लानिंग के तौर पे, आप उसमें स्पोर्ट्स में आप ये सबसे पहले ये 4-5 रेफरीज या फिर आप ऑफिशियल्स कह लीजिए इनको, ऑफिशियल्स ये पक्का, इनको हम ऑफिशियल्स भी कह सकते हैं, ऑफिशियल कमेटी। तो ये इनके अंदर जज, आप रेफरी जानते हैं, आप जैसे आप बैडमिंटन खेलते हैं या फिर बॉक्सिंग खेलते हैं, जो आपके दो बंदों के बीच में होता है, जो आपकी फाइट कंडक्ट करवा रहा होता है, जिसको ये पता होता है कि अगर फाइट में अगर किसी बच्चे को लग गया, किसी कोई पर्सन इज इंजर्ड, तो वो फाइट वहीं पे रोक लेता है, वो उसका सबसे बड़ा डिसीजन होता है वही, इसके ऊपर सारी जजमेंट की होती है। जज जो आपको जज करने पॉइंट कितने रिसीव किया आपने, आप रेफरी ने आपको ऐसे करके एक पॉइंट, अब जैसे अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग डायरेक्शन होती हैं, सिंबल्स होते हैं कि कैसे कैसे पॉइंट देते हैं कैसे कैसे नहीं। तो अगर आपको जज एक पॉइंट दे रहे हैं तो ये इसका देख के आपको जज, ये कनेक्टेड होते हैं आपस में ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू। स्टार्टर्स आपने देखा होगा, मैं आपको बॉक्सिंग का एग्जांपल लूंगा क्योंकि मेरी गेम वही है। तो बॉक्सिंग में देखा होगा आपको एक बेल रिंग की जाती है, बेल, तो वो स्टार्टर के पास होता है क्योंकि वो स्टार्ट करता है राउंड, उसके बाद ही रेफरी स्टार्ट कर पाता है। अंपायर्स क्रिकेट में मैक्सिमम आपने देखे होंगे, क्रिकेट में अंपायर आपने देखा होगा स्टंप्स के पीछे खड़े रहता है जहां से बॉलिंग डाल जाती है, तो वो अंपायर होता है। टाइम कीपर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम कीपर इज कि आपको जब कोई टूर्नामेंट है, आपको मान ली फुटबॉल है, 90 मिनट्स का चलता है उसका मैच, 45 हाफ्स होते हैं, तो आपके पास ये पर्सन सबसे पहले स्टार्टिंग में इंडिकेट देता है कि हाँ चलिए टूर्नामेंट स्टार्ट कीजिए, यही बंदा बोलता है कि आपको रुकना है क्योंकि अभी हाफ टाइम हो गया है। तो ये काम होता है इन ऑफिशियल्स का, और यही जब एंड में होता है तो यही सिग्नल देता है कि गेम इज ओवर, पूरा टाइम हो चुका है। ट्रांसपोर्ट कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है। अब आप जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उसमें कोई बच्चा आ रहा है या फिर तो टीम आ रही है या फिर कोई ऑफिशियल्स आ रहे हैं, तो ये कमेटी अगर आपके पास नहीं होगी तो वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएगा। अकोमोडेशन कमेटी इसको बोल देंगे हम ऊपर से। द कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेरियस टीम इफ वेन्यू ऑफ स्पोर्ट इवेंट। देखिए यही सिंपल वे में यही चल पड़ा। तो ये कमेटी सिर्फ हेल्प करती है आपको अपने स्पोर्ट्स वेन्यू में पहुंचाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपने फ्लाइट से कोई टीम्स बुलाई हैं या फिर रेलवे स्टेशन से आपने कनेक्ट करने हैं उनको, या ऑफिशियल आपने रिसीव करने हैं, तो यही कमेटी काम आती है। रिसेप्शन कमेटी, देखिए अभी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चलिए, आपका वेलकम नहीं हुआ, अगर आप किसी स्कूल या फिर कॉलेज में या फिर कहीं भी आप ऑर्गेनाइजेशन में आप विजिट कर रहे हैं या टूर्नामेंट में विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको पता नहीं होगा, कोई बंदा आपको गाइड करने वाला नहीं होगा, कोई पर्सन पर्टिकुलर आपको बताने वाला नहीं होगा कि आपने कहाँ जाना है, कैसे आपने कहाँ पे परफॉर्म करना है, तो वो इवेंट सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए रिसेप्शन एक मेन कमेटी आ जाती है जिसमें आपका वेलकम होगा। देखिए द मेंबर ऑफ दिस कमेटी आर रिस्पॉन्सिबल टू वेलकम द चीफ गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। तो यही वो होंगे आपको जो स्टार्टिंग में भी एंटरटेन करेंगे कि कोई चेयरपर्सन आए, कोई टीम आए, वेलकम सर, और कोई एंड में भी आपको सेरेमनी के टाइम चीफ गेस्ट को या जो टीम्स होंगे उनको विदाई देंगे कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर इवेंट पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट्स। बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी, this committee is responsible for making necessary arrangement for providing accommodation and serving meals to the sportsman person able to other officials। तो आप देखिए ये भी सेम वैसी ही होती है, मतलब जो हम ये आपने पिछली बार पढ़ा हुआ है रिसेप्शन, इनका भी सेम काम होता है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये आपस में प्लस साइन में कनेक्टेड होते हैं क्योंकि ये अपने ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, इनका भी सेम काम होता है, ये अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं और वो वेलकम करते हैं, ये भी सेम बिल्कुल सेम एक टाइप में सिमिलरेंस चलते हैं। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, अब जो आपने अब टूर्नामेंट करवाया है उसमें आपके पास इक्विपमेंट नहीं होंगे, देखिए दिस कमेटी मेल्स नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट रिलेटेड टू इवेंट। तो ये कमेटी, अबे आपने मान लीजिए बैडमिंटन का टूर्नामेंट या फिर कुछ भी करवाया हुआ है आपने,
तो उसमें आपको मेन रैकेट लगेंगे, एक सेटल लगेगी, एक रेफरी, एक नेट और एक प्रॉपर ग्राउंड या फिर प्रॉपर पिच लगेगी, जो भी आप बोल सकते हैं उसको। तो उसमें आपका मेन क्या रहेगा, ये पर्सन क्या डिसाइड करेंगे कि आपके पास वो प्रॉपर चीज़ें पहुंचे। अब कोई स्पोर्ट्समैन अपना रैकेट लेके आता है या अपना बैट लेके आता है, वो अपने अपने मर्जी है या फिर जो भी, बट उनके पास ना हो, अगर मान लीजिए बीच में टूट गया, अगर उनके पास अवेलेबल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो ये कमेटी हेल्प करती है उसकी उस टाइम पे कि आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो अगला अगला है हमारा मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकते। ये हाइजीन, पैरामीटर हाइजीन के ऊपर सबसे पहले देखी जाती है किसी भी टूर्नामेंट में। तो ये कमेटी, दिस कमेटी इज फॉर्मेड टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस टू पार्टिसिपेट अराउंड द क्लॉक। तो ये कमेटी क्या करेगी, इफ अ प्लेयर इन इज इंजर्ड ड्यूरिंग अ बॉक्सिंग मैच और क्रिकेट मैच और बैडमिंटन मैच, ये जो मर्जी हो, जो प्लेयर उस टाइम इंजर्ड हो रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो आपको प्लस साथ में सारा अरेंजमेंट करके देंगे कि आप प्रॉपर वेल हॉस्पिटलाइज होना है या फिर आप वहीं पे ठीक हो सकते हैं, ये आपको वही करेंगे, फर्स्ट एड देंगे आपको प्रॉपर वे में। ये सबसे हाइजीन पैरामीटर में सबसे पहले आती है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोटेस्ट कमेटी, इट्स अ प्रोटेस्ट कमेटी जजमेंट एंड मेंबर ऑफ द कमेटी डिसाइड अबाउट इट। तो ये देखिए, अब आप देखिए जहाँ पे आप, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कोई डिसीजन गलत हो गया हो, जैसे किसी जज में कोई गलती से, या फिर कभी कभी होता है कि उसने मिसप्लेस हो गया हो, उसने गलत डिसीजन दे दिया हो, तो ये कमेटी वहीं फ्रंट रिस्पॉन्स करती है। ये सब लोग ये वहीं आके चीज़ें फिर से देखते हैं, कैमरा रिकॉर्डिंग, आजकल तो सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग चली होती है वैसे, तो ये चीज़ वही वही देखते हैं और वही हेल्प करते हैं कि उसमें कोई मिसकम्युनिकेशन गैप या मिस पॉइंट ना हो गया हो। पब्लिसिटी कमेटी, अभी आपने एक पहले पढ़ लेते हैं। ऑल द प्रेस रिलीज एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस आर कन्फ्लिक्टेड बाय हुम कमेटी। तो आप देखिएगा, जैसे पब्लिसिटी, अभी मैं बोलूं, अगर मैंने कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना, उसको सक्सेसफुल का रीज़न क्या है, ये पॉइंट तो है ही, प्लस साथ में पब्लिसिटी, अगर उसको मैं पब्लिसिटी नहीं कराऊंगा, उसके बैनर नहीं लगाऊंगा, उसकी बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर में ऐड नहीं दूंगा, या फिर टूर्नामेंट्स के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, तो टोटली वेस्ट ऑफ इवेंट हो जाएगा। तो ये कमेटी वही काम करती है, ये क्या करती है, प्रेस में या फिर ब्रांडिंग के लिए काम करती है कि आपका कैसे कैसे टूर्नामेंट में हम ब्रांडिंग करवा दें, तो इसको ब्रांडिंग कम्युनिटी भी हम बोल देंगे। तो ये हुई, यहाँ पे खत्म हो गया पॉइंट्स। फाइनेंस, हाँ देखिए पॉइंट आते आते जा रहे हैं, मैं बोला ना, फाइनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया उस कमेटी का पार्ट का। दिस कमेटी इज असाइंड टू मेक द बजट फॉर द इवेंट एंड हैंडल द एक्सपेंसेस। अब देखिए, जहाँ पे रिम्बर्समेंट आ रही है, या फिर चीफ गेस्ट के लिए कोई गिफ्ट आ रहा है, या बच्चों के लिए कोई इक्विपमेंट आ रहा है, या फिर हम उसको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, बच्चों को, विनर को कुछ मेडल्स या प्राइज मनी दे रहे हैं, तो ये कमेटी वहीं होती है, ये सारा बजट देखती है उनका, ये सारा बजट प्लानिंग, तो इसको बजट कमेटी भी हम बोल देंगे। ये भी एक रिफ्रेशमेंट कमेटी, अब मैंने बोला था ना आपको कि रिफ्रेशमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक पार्ट में इसकी, कि आपने रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करनी है। अब खाली पेट तो प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा ना, खाली पेट वो जज करेंगे, तो यही वो पॉइंट आ गया, ये पार्टिसिपेटिंग के लिए रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करते हैं। आप सोच लीजिए जूस वगैरह या फिर कोई भी खाने वाली चीज़। अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी आपने जो पढ़ा वो तो आप लिखोगे, इफ़ अगर आप ये वाला डायग्राम आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में बनाते हो, तो उससे वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा वे में टीचर को लगता है कि हाँ ये बच्चे ने कुछ पढ़ा हुआ है। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, जो मैंने आपको सबसे पहला बोला था, जो सबसे डायरेक्ट करता है सब इन पर्सन को, सबको डायरेक्ट करेगा। अब ये क्या करेगा, ये अकेले कहीं कहीं नहीं जा सकता, तो ये कमेटी बनाएगा, एक हेड बनाएगा जो कि सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब इसके नीचे एग्जीक्यूटिव कंपनी होगी, जिसके अंदर मान लीजिए 4 लोग काम कर रहे हैं, 4 पर्सन काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसके अंदर मान लीजिए 4 ही लोग काम कर रहे हैं। अब इन 4 का काम होगा इन 4 को ऑर्डर देना, और ये 4 डिवाइड होंगे 2-2 में, जो इन सारे पर्सन्स को अपने आप हैंडल करेंगे, और इनकी रिपोर्ट बना के डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे इनको, ये करेंगे इनको, या फिर इनको, या फिर ये ऐसा भी कर सकते हैं कि ये तीनों रिपोर्ट बना के इसको डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो जहाँ से रिपोर्ट आती है वहीं से उनको रिपोर्ट करते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे हम, पहले हम समझ लेते हैं बिल्कुल अच्छे से, फिर मैं बताता हूँ आपको।
तो बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी ये भी इनके अंडर आती है। 2 पर्सन क्या करेंगे, दो दो के पार्ट में डिवाइड हो गए। ये रिसेप्शन वाली कमेटी, ये ट्रांसपोर्ट वाली, साथ में ही ये ग्राउंड एंड इक्विपमेंट, ये सारी साथ में दो दो करके रिपोर्ट देंगे। अब इसमें मान लीजिए इसमें कमेटी में आपको 4-4 लोग मिल जाएंगे आपको, क्योंकि ऑब्वियसली जो ग्राउंड में काम करते हैं वो बड़ी बड़ी टीम लीड करते हैं। अब इन चार बंदों के पास भी आई गेस 5-5 लोग पक्का होंगे। ट्रांसपोर्ट वाली में 5 पर्सन होंगे, इसमें 5 पर्सन होंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हमें करना है, अगर हम किसी को लाना है तो एक अकेले में हमें 4-5 लोग 4-5 बसों में चाहिए कि आप वो वेलकम करें अच्छे प्रोफेशनली। तो प्लस साथ में देखिए अब ये भी आगे यही सेम है। फर्स्ट एड लास्ट में आती है, फर्स्ट एड कमेटी, क्योंकि ये कमेटी डायरेक्ट रिपोर्टिंग जो डायरेक्टर होगा उनको तो नहीं होगी, ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स करती है जिसमें इंजर्ड होता है प्लेयर। तो ये कमेटी का ज़्यादा रिपोर्टिंग का ऐसा रहता नहीं है, तो आप इसको लिखना हो लिख सकते हैं। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में आती है, उसमें आपने प्रीवियस ऑब्जेक्टिव में आप लिख दिया, हो गया। अब अगला आता है मीनिंग ऑफ इंटरम्यूरल। अब इंटरम्यूरल ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आप कोई टूर्नामेंट करवा रहे हैं किसी, अब मैं पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंटरम्यूरल डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंट्रा एंड म्यूरलिस्टिक। इंट्रा मीन्स विद इन एंड म्यूरलिस्ट विद इन, यही इससे पता लग रहा है इसका। जैसे अब मैं कोई ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ, इस रूम के अंदर कुछ ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ, स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ, विद इन टूर्नामेंट होगा इसके अंदर, मतलब विद इन वॉल्स के अंदर। देखिए तो वी कैन से दैट एक्टिविटी विच आर परफॉर्म विद इन द वॉल और वॉल विद इन द कैंपस और इंस्टीट्यूट आर कॉल्ड इंटरम्यूरल। मतलब जो भी मैं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ, वो चलते हैं एक स्कूल के अंदर। मतलब स्कूल के अंदर कोई भी उसके अंदर कोई पार्टिसिपेट, वो इंटर हाउस, जैसे आपने सुना होगा स्कूल्स में इंटर हाउस बने होते हैं, इंटर हाउस बने होते हैं, उनका कंपटीशन होगा। जैसे आपने सुना होगा, क्लास आपका भी होगा, क्लास में कोई नेताजी सुभाष चंद्र हाउस, ए हाउस, बी हाउस, ब्लैक हाउस, कोई कलर के ऊपर बनाते हैं, कोई मेन पर्सन्स के ऊपर बनाते हैं, कोई जगह के ऊपर बनाते हैं हाउस। तो ऐसे से हाउस होते हैं, तो वही टूर्नामेंट में पार्ट करते हैं। तो यही सेम डेफिनेशन आ जाएगी, तो आप इनके नोट्स बना सकते हैं। इसमें यही सेम डेफिनेशन ऑफर लिखी होगी, बट इसमें एक चीज है, देखिए हम कोई भी स्टार्ट करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइज करते हैं स्टार्ट, तो इंटरम्यूरल उस चीज़ में हेल्प ये करता है कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, अभी वो स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी। जैसे मान लीजिए मुकेश का एग्जांपल ले लेता हूँ। मुकेश अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है टूर्नामेंट में, तो पहले वो डायरेक्ट जंप तो नहीं करेगा नेशनल्स में, वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, एक स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेगा। अपनी जो भी उसका टूर्नामेंट में पार्ट लेना होगा वो वहाँ से स्टार्ट करेगा। वो पहले compete करेगा अपने स्कूल के बच्चों के साथ, वहाँ वो विनर बनेगा इस चीज़ से, इंटरम्यूरल से वो चीज़ में विनर बन जाएगा। ठीक है, वो इस चीज़ से विनर बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन एंड अपॉर्चुनिटी इन स्पोर्ट्स कंपटीशन में उसकी विलिंग पावर खुल जाएगी। वो ओपन होगा कि पार्ट में इस चीज़ में भी पार्ट ले सकता हूँ, उस चीज़ में पार्ट ले सकता हूँ। तो वो इसकी मॉडिफाइड, ये देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिलेगी। ये मैं आपको हिंदी वर्जन इसका बता रहा हूँ। तो ये हो गया इंटरम्यूरल। तो अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देखिए, हर चीज़ में ऑब्जेक्टिव पक्का होगा कि क्यों हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ को। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब मैंने जो बताया था आपको, एवरी स्टूडेंट जब इस चीज़ से पार्ट लेना सीखेगा आगे, वो तभी आगे जाके वो ये चीज़ कर पाएगा कि मैं आगे जाके स्टेट में पार्ट करूं। अभी मैंने स्कूल लेवल तो मैंने खेल लिया, अब वो स्टेट में पार्ट लेगा, स्टेट चैंपियनशिप में, प्लस नेशनल लेवल में पार्ट लेगा, फिर वो जाएगा इंटरनेशनल में। ये टूर्नामेंट्स के बहुत आगे आगे चलते हैं सारे, ये भी इसमें भी हम आएंगे, आगे आगे चैप्टर्स बहुत हैं आपके इसके ऊपर भी। टूर्नामेंट आगे पॉइंट है वैसे। टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज अमॉन्ग द स्टूडेंट, ये अब मैं आपको बोलूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्कूल का एक सबसे मेन पार्ट होता है आप लीडरशिप क्वालिटी सीखें। जिसमें आप फ्रेंड्स, मान लीजिए एक फ्रेंड में आप ग्रुप चलता है। अब मैं वुल्फ का आपको एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा लीडरशिप के बारे में। वुल्फ में कोई लीडर नहीं होता, वो खुद ही लीडर होता है। उसमें पता है कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, मैं कहीं के आगे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कुछ। तो स्पोर्ट्स एक अकेली ऐसी चीज़ है, स्पोर्ट्स गेम्स में आप अपने दम पर लीडरशिप सीखते हैं। क्योंकि गेम्स में आप देखिए, अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, बॉक्सिंग खेल रहे हैं, आपको कोई दूसरा पर्सन को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा,
आपने बस ट्रेनिंग की है, अपने शरीर में मेहनत करी है, वही चीज़ आपको यहाँ पे काम आ रही है। तो गेम्स इसमें हेल्प करती हैं गुड क्वालिटी लीडरशिप बिल्ड करने में। डेवलप फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। आपने कभी देखा होगा कहीं कहीं बच्चे कहीं कहीं क्लासरूम में बैठ के भी डिप्रेस फील करते हैं, किसी बात नहीं कर पाते, तो वो अगर स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उनमें कोऑपरेशन, दूसरों के साथ एडजस्ट होने में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि उनको प्रोवाइड रिक्रिएशन। अब रिक्रिएशन एक बहुत अच्छा वर्ड है, स्पोर्ट्स में हम गेम्स में बोल सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। रिक्रिएशन मतलब एक आपको माइंड से रिक्रिएट कर देता है कि आप चीज़ों से रिलेट कर पाओ। आप ये ना सोचो कि मैं सबसे पीछे हो जाऊं, आप सबसे आगे फील करोगे। आप स्पोर्ट्स ऐसा डेवलप करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को, इससे पर्सनैलिटी डेवलप्शन भी बोल सकते हैं हम। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं इसको। तो डेवलप द फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। देखिए, जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको पॉइंट बोला था कि एक पहले ओलंपिक में खून जैसी चीज़ें यूज़ हुई करती थी डिस्प्ले करने के लिए, हम जीतते हैं या फिर कुछ होता है। अभी क्या चीज़ चलती है, अभी स्पोर्ट्समैनशिप, मतलब अभी किसी प्लेयर को हमने ये नहीं फील कराना कि उसको हम हरा रहे हैं, हम उस पर हावी हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो होती है स्पोर्ट जो आप, मतलब जैसे आप किसी पर्सन के साथ compete कर रहे हैं, तो उसके जीतने के बाद या आप जीतते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करना किस वे में हम, या फिर कमेटी में कोई हमसे छोटा बंदा है, जो भी हमसे छोटा पर्सन है, वो हम कैसे उसके सामने रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, एल्डर पर्सन के साथ कैसे। तो ये रिस्पेक्ट वे में आपको बहुत कुछ सिखाता है, रिस्पेक्ट वे में आपको, तो आपको रिलेट कर सकते हैं रिस्पेक्ट वे में। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड वेराइटी ऑफ गेम्स एंड स्किल, ये तो आपको पता लग गया होगा, गेम्स एंड स्किल में आपको हेल्प मिलती है इस चीज़ से आगे डेवलप होने में। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू गेट एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन, ये भी मैं सेम पॉइंट आ गया, टूर्नामेंट्स के आगे आगे बढ़ना। टू फाइंड आउट टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन। देखिए, जैसे मैंने मुकेश का एग्जाम्पल लिया था, मुकेश ने अब बैडमिंटन में पार्ट लिया, या फिर उसने जूडो में पार्ट ले लिया, या टाइकोंडो में पार्ट ले लिया। जूडो का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जूडो में उसने अच्छा परफॉर्म कर लिया, अब उसकी हैबिचुअल गेम बन गई, उसको बहुत अच्छा लगा। अब पीटी वाले सर ने उसको देखा कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उन्होंने उसको आगे आगे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कराया, और वो एशियन चैंपियन या ये वाली गेम में आगे आगे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी यूज होती है, तो ये चीज़ टैलेंट देखने में भी हेल्प करती है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट स्पोर्ट्समैन डेवलप पर्सनैलिटी। देखिए, फिजिकल एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट होती है वो आपकी पर्सनैलिटी होती है। आप अगर बोलेंगे, अभी आप बोलेंगे, आप प्रेयर में जाके कुछ बोल दीजिए, आप फर्स्ट टाइम नहीं बोल पाएंगे। तो जो बंदे स्पोर्ट्स में होते हैं वो देखना, वो सबसे पहले आपको हाथ खड़ा करके बोलेंगे कि सर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस टीम को, मैं जाता हूँ आगे फ्लैग होस्टिंग के लिए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स में। अभी आ गए हम एक्स्ट्रा मुरल। जैसे इंट्रामुरल था, एक्स्ट्रा मुरल, जो अब ये वर्ड ही देखो, एक्स्ट्रा मुरल मतलब इंट्रा मतलब इन, एक्स्ट्रा मतलब आउट, ये मतलब रिलेट लेके चल सकते हैं। एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स सेटिस्फाई द नीड फॉर स्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स एक्टिविटी बिटवीन स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो अभी विद दिन हम वॉल कर रहे थे टूर्नामेंट, अब हम आगे जाके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टूर्नामेंट। जैसे मान लीजिए पहले हम इंटर स्कूल हाउसेज मैच कर रहे थे, अब हम स्टेट, या फिर स्टेट भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, या फिर इंटर स्कूल, इंटर स्कूल इंटर स्कूल ले लीजिए। इंटर स्कूल मतलब कोई और स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है, वो हो गया स्कूल, हो गया कॉलेज। अब कॉलेज में देखिएगा इंटर कॉलेज मैच चलते हैं, AIU जिसको हम बोलते हैं, वो मैचेस चलते हैं। साथ में एक्स्ट्रा मुरल मील्स कंपटीशन आउटसाइड, देखिए वॉल एंड बाउंड्रीज ऑफ द सिटी एंड टाउन यूनिवर्सिटीज। तो ये बस यहाँ से ये मेन पॉइंट है, ये आपने लिख दोगे, इसके आपको 5 नंबर या फिर 2 नंबर, जो भी आपका जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो मिल जाएगा। तो यही मतलब हुआ इसका मेन। आउटसाइड द वॉल, जो टूर्नामेंट आउटसाइड हम करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अलावा, वो हो गया। दिस टूर्नामेंट विल बी ऑर्गेनाइज ऑन द जोनल, रीजनल, स्टेट, नेशनल बेसिस। जो मैं बोल रहा था वही क्लियर हो गया। लो, यहाँ पे जोनल से लेके यहाँ तक नेशनल तक, जो मैं आपको क्लियर कर रहा था उस टाइम पॉइंट, ये आ गया पॉइंट। अब CBSE, जो आप बोर्ड में जिसमें आप पढ़ रहे हैं, उसके टूर्नामेंट्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा मुरल में आते हैं, क्योंकि वो और स्कूल के साथ compete करते हैं। अभी ये जो टूर्नामेंट्स आ गए, ये आ गए, रुकिए, स्कूल
गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो ये जो होते हैं स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया होगी, जैसे स्कूल में हम इंटर स्कूल को एक हाईली कंपटीशन करवा रहे हैं जिसमें आपके बच्चे कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो नेक्स्ट लेवल में इंटरनेशनल लेवल में जाना चाहते हैं, तो इसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन होती है उन टूर्नामेंट्स के लिए। तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाइज आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने स्कूल से, आप अपने पीटी टीचर को बोल के, या फिर ये टूर्नामेंट बहुत ईजी होता है, आप जस्ट क्वालिफाई करिए उस गेम को अपने किसी भी कंपटीशन में 4+4 के जिसमें भी आप जाना चाहते हैं उसमें क्लियर करिए और इस टूर्नामेंट में आगे आप बढ़ते रहिए। तो यही हो गया एक्सट्रामुरल का एग्जांपल। हम आगे चलते हैं। एक्सट्रामुरल ड्राइव फ्रॉम द लैटिन, हाँ ये इसका वर्ड आ गया, कहाँ कहाँ से ड्राइव हो गया। वैसे आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें भी मेन पॉइंट मिलते हैं। तो वी कैन से दैट द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म आउटसाइड द वॉल, हाँ ये सेम पॉइंट आ गया, ये भी डेफिनेशन आप इतनी सी लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब इसके ऑब्जेक्टिव, अब इंटरमुनल के तो हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव कि ये करने से ये होता है, तो इसके भी पढ़ के ये टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट, इसमें आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप विद इन स्कूल नहीं, विद इन आप काम कर रहे होते हैं, विद इन आउट ऑफ वॉल के, आपको दूसरे स्कूल वालों के कुछ सीखना मिलता है, आप सिखाएंगे भी उनको। अगर वो किसी गेम में अच्छा नहीं है तो वो आपसे बोल सकते हैं कि मेरे को भाई ये चीज़ सिखा दो, मैं बहुत अच्छा फील करूंगा। तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है। इसमें भी है स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। देखिए स्पोर्ट्स में स्टैंडर्ड हम जब मान के चलेंगे, स्टैंडर्ड मतलब होता है कि आप कितने अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं इन केस ऑफ आपकी गेम्स में। अब आप कोई भी गेम ले लीजिए, तो उसमें आप कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, आपको पता है कि मेरे ये स्टैंडर्ड स्किल है तो मैं इसमें बहुत अच्छा हूं, तो आपसे वो दूसरे प्लेयर को भी आप बता सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट। ये भी सेम पॉइंट हो गया, बेस ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। देखिए ये चीज, ये सारी आपस में रिलेट ही करते हैं पॉइंट। मैं बोलता हूँ ना कि हम मेन पॉइंट होता है हमने समझना है कि उसका मतलब क्या है, उसके आगे आप खुद रिलेट कर सकते हैं चीजें। डेवलपमेंट स्पोर्ट्समैन एंड आइडेंटिटी, ये भी ठीक है। अब ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट में आप देखेंगे कि इसमें आपकी नॉलेज के बेस पे कितनी अच्छी है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो आपने पहले ही पढ़ लिया, स्पोर्ट्समैनशिप, ये तो आपके वो आ गया कि आप कैसा रिलेशन परफॉर्म करते हैं अपने प्लेयर के साथ, कैसा वो करते हैं। बट ये वाला चीज़ आपके इंटरनल माइंड के सेट में आ गया कि आप कितने माइंड सेट में कितने मॉरल सपोर्ट से उसको इज्जत कर रहे हैं उसकी गेम्स की और उसमें। तो टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल लूंगा माइक टायसन का, उसकी स्किल बहुत अच्छी थी, उसकी स्किल बॉक्सिंग में बहुत अच्छी थी और वो अपने टाइम का बहुत अच्छा फाइटर था, उसने बहुत सारी फाइट जीती हैं और लॉस भी 6 फाइटें उसने हारी होंगी। अब आप ये सोच के चलिए कि आप नॉलेज उस चीज़ में न्यू रूल के आप लेके चले हो, हर चीज़ में, हर आप देखिएगा हर टाइम, अभी हम जिस ईयर में हम जी रहे हैं वो ईयर आगे पास ऑन होगा, अब न्यू जनरेशन आएगी, वो चीज़ में न्यू रूल लाएंगी, उसमें न्यू रूल डेवलप होंगे। और हमारे टाइम में कुछ और था, माइक टायसन के टाइम पे कुछ और था, तो न्यू रूल थे उस टाइम भी। तो अब जाके अब न्यू रूल आप आएंगे और आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, वो चीज़ मेन है, तभी उसको न्यू रूल में, एक्स्ट्रामुरल में आपको सीखने को मिल जाएंगे कि क्या क्या रूल हैं एडवांस, उसमें हमारे स्कूल के बाहर भी चल रहे हैं, क्या होता है एडवांस टेक्निक। मान लीजिए आपका कोच आपको कोई टेक्निक सिखाता है और आप उसमें मास्टर हो जाते हैं, अब वही टेक्निक वाला पर्सन आपके साथ आता है और आपको कुछ एडवांस टेक्निक में उसको हरा देता है, आपको हरा देता है, तो आप उसको वो चीज़ टेक्निक अपने नोट डाउन करेंगे कि ये टेक्निक न्यू थी तो मैं एडवांस टेक्निक को सीखूं। तो ये पॉइंट हो गया। ये सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स्ट्रामुरल एंड इंटरमुरल, तो ये हेल्प प्रोवाइडिंग वे टू मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। देखिए मैं आपको, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको पॉइंट लिखने के लिए आ गया, बट आपको मैं ऐसे क्लियर करवा देता हूँ इन ए बेटर वे जो आपको समझ आ जाए। तो हम जैसे कि चलते हैं, हेल्प इन प्रोवाइडिंग वे एंड मीनिंग डेवलपमेंट, सेल्फ स्टीम। देखो आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, बाकी आपको हेडिंग सारी ऐसे ही याद हो जाएगी। ये लाइन ज़्यादा वो नहीं है। सिटीजनशिप अगर आपको अपने ही सिटीजन एरिया में आपको रिलेशन अच्छे रखने हैं तो आपको देखिए स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है इन चीज़ों में, जो अब किसी एक्स्ट्रा मुरल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले लिया आपने, सीबीएसई टूर्नामेंट में आपने पार्ट लिया है, आप अपने एरिया में सिटीजनशिप में, सिटीजन जो भी होगा उसमें आप जाने जाएंगे, नोन पर्सन हो जाएंगे, आप नोन पर्सन हो जाएंगे उसमें आप। स्किल इन कॉपरेशन बिहेवियर, आपका बिहेवियर में चेंज आएगा, आप रिस्पेक्ट वे में भी चीज़ों से रिलेट करना स्टार्ट कर दोगे कि मैं रिस्पेक्ट करूं अपने एल्डर्स को, अपने सपोर्टिव को, सब कुछ।
हेल्प इन प्रोवाइडिंग पार्ट इन एक्टिविटी, इनकरेज एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, इन्जॉयमेंट। इन्जॉयमेंट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्जॉयमेंट। लाइफ में इन्जॉयमेंट नहीं रहेगी, आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, आप गेम्स नहीं खेल पाएंगे। तो हम इसको, आप ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं याद करके ये, बट मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ये पॉइंट सिमिलर उनके वे में ही चलेगा जैसे हमने पीछे पढ़े हैं, बट यही होता है कि हमको नए नए पॉइंट में लिखना पड़ता है। बट ऐसा नहीं होता है, अगर आप एक चीज़ के बारे में समझ जाएंगे, जैसे आप समझ गए इंटरम्यूरल क्या है, तो आपको खुद ही क्लियर होने लग जाएंगे पॉइंट कि मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, इसमें ये चीज़ आती हैं। तो आपने सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं, आगे आपने डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, सेमी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहते हैं उसके, सब कुछ आप लिख पाओगे उसके बाद। हेल्प इन प्रोवाइडिंग दी reinforcements and concept that winning is less important than preparing to win। हाँ, अब मैं, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट आ गया स्पोर्ट्समैन के पार्ट में, टूर्नामेंट के पार्ट में। हमें विनिंग इज लेस इंपॉर्टेंट। हमें हर टूर्नामेंट में पार्ट लेना है तो हमने ये नहीं सोचना है कि हमने जीतने के लिए जा रहे हैं। भैया जीतोगे आप, हो, हमें पता है आप जीतोगे, बट हो सकता है आप उसके लिए लूज भी हो जाओ, कुछ भी रीजन रहे हो कि वो आपका अपोनेंट ज़्यादा आपसे हाई ट्रेंड हो, कुछ अच्छा उसमें परफॉर्मेंस दिया हो, या आप नॉकआउट हो गए हो किसी चीज़ की वजह से, तो वो चलता है। तो आपने क्या करना है, विनिंग की तरफ फोकस थोड़ा आपने ऐसा रखना है कि लूजिंग भी मेरा पार्ट है, मैं लूजिंग की वजह से सीखूंगा कुछ ना कुछ, मैं गिर गिर के सीखूंगा, मैं बढ़ूंगा आगे। तो ये पार्ट होती है एस्पिरेंट की, एक बहुत अच्छी बात है। हेल्प इन प्रोवाइडिंग डिटरमाइन पार्टिसिपेशन बाय द इंटरेस्ट रेदर देन स्किल, नॉट इन लिमिटिंग एक्टिविटीज एंड गिफ्टेड अर्ली। देखिए कई होते हैं नेचुरल एथलीट्स, कई होते हैं बॉर्न स्विमर, कोई होते हैं बॉर्न रनर, तो कोई कोई नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, अभी वो तीसरा पॉइंट था आपने देखा होगा वो, कि टैलेंट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है गुड स्पोर्ट्समैन का। तो वैसे ही आपने अगर ये सोचा होगा कि मेरे को अगर गिफ्ट नहीं है स्पोर्ट्स में तो मैं नहीं जाना चाहता उसमें। गेम्स बहुत हैं, आप किसी में भी एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप बास्केटबॉल में हो सकते हैं, आप बैडमिंटन में हो सकते हैं, आप किसी में भी हो सकते हैं। तो ये सारे सिमिलर पॉइंट यही हैं। हेल्प इन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर स्टूडेंट टू एक्सपोज टू ए वाइड वेराइटी ऑफ स्पोर्ट्स स्किल एक्टिविटीज, एंड ये भी सेम पॉइंट वही चल रहे हैं, बट ये हेल्प इन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट, ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये नोट्स बना के आप लिख सकते हैं सारा कुछ। अभी हम मेन पॉइंट में आ गए टूर्नामेंट्स में। ये हमारा मेन फंक्शन रहेगा। जैसे आप फिजिकल एजुकेशन में हम कोई ना कोई रिलेट इसी चीज़ से करते हैं, इसी का मतलब फिजिकल एजुकेशन है। फिजिकल एजुकेशन, इसी चीज़ के लिए हम रेडी होते हैं और इसी चीज़ के लिए हम आगे जाते हैं टूर्नामेंट्स। ए टूर्नामेंट इज ए कंपटीशन इन्वॉल्विंग रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ competitors all participating in a sport or game. It is a series of contests with several rounds in which many contestants compete individual or as a team or decided the winner। तो देखिए सेम टूर्नामेंट क्या होता है, आप लिख सक, आप इसको समझिए, ये लिखना तो आपने, ये डेफिनेशन है, बट आप समझिए पॉइंट क्लियर किया टूर्नामेंट क्या होता है। इजी वे में ये एक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हम कहीं से आते हैं, compete करते हैं, उस चीज़ में पार्ट लेते हैं, और वहाँ पे हर टीम, आप सिंगल सिंगल भी प्लेयर होते हैं और वाइड टीम्स भी होती हैं, तो उसमें हम पार्ट करके हम देखते हैं कि विनर कौन है। और इसमें लूज़र कुछ डिसाइड नहीं होता है, तो इसमें लूज़र लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें विनर हम डिसाइड करते हैं इंडिविजुअली टीम का, कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, इसलिए दिस इज टूर्नामेंट। तो अब डेफिनेशन ये लिख दीजिएगा, समझ आप गए होंगे व्हाट इज टूर्नामेंट की। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कमेटी है, हम उसमें पार्ट करते हैं, इट इज ए टूर्नामेंट। और ये बस सिंपल वे में ये खत्म यहाँ पे। और आप टूर्नामेंट ये भी लिख सकते हैं, टूर्नामेंट ए सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स एंड कंपटीशन एंड फाइनली द रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेशन। हाँ देखिए ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी अच्छी डेफिनेशन है। ए सीरीज ऑफ अ स्पोर्ट्स competition in which a team finally win and rest of the participant team are loses the match. It depends upon the various factor, that is number of participating team, availability of ground and equipment, number of days and funds। टूर्नामेंट ये भी डिसाइड करता है कितने दिन का टूर्नामेंट है, कितने हमारे पास फंड है, ये चीज़ मेन है टूर्नामेंट के लिए, और नंबर फंड हमारे लिए मेन है। वैसे किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए फंड मेन होता है, और एक चीज़ होता है ग्राउंड, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है। तो यही चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं। इसकी आप एक डेफिनेशन बना के भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें से 3 लाइन चुनिए, इसमें से 3। अब मैं जैसे बताऊँ आपको, इट इज़ ए कमिटी, यहाँ से आप सेवरल राउंड विच इज़ कम्पीट, कंटेस्टेंट कम्पीट, इंडिविजुअल टीम और विन और लूज, ये उठा लीजिए यहाँ से, और आप यहाँ से ये लिख दीजिए, ये सेम पॉइंट बन जाएंगे यही चीज़ में टूर्नामेंट। बट आप एक माइंड है कि आपको क्लियर होना चाहिए पॉइंट। इंपॉर्टेंस ऑफ अ टूर्नामेंट, सोर्स ऑफ
रिक्रिएशन, लार्ज नंबर ऑफ पीपल गो टू वॉच वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर गेटिंग रिक्रिएशन। अब देखिए, कईयों को गेम बहुत पसंद होती है तो वो जाते हैं गेम देखते हैं, उनके माइंड फ्रेश हो जाते हैं। जैसे कईयों को गाना सुनना पसंद होता है, कई पर्सन क्या करते हैं अपना फ्री टाइम में बैठ के गाना सुनना पसंद करते हैं, कहीं फ्री टाइम में अपनी प्रैक्टिस, कहीं एक्सरसाइज, कहीं बॉडी बिल्डिंग में जाना पसंद करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि ये टूर्नामेंट भी सेम ऐसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी लाइफ में, तो सोर्स ऑफ यही हो गया रिक्रिएशन। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट प्रोवाइड एम्पल्स रिक्रिएशन टू स्पोर्ट्स स्पेक्टेटर। अब देखिए, जहाँ पे आप जा रहे हैं स्पोर्ट टूर्नामेंट में देखने के लिए, रिक्रिएशन तो आपको मिल रहा है या आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो को रिलेटेड ही हो गया कि आपको स्पेक्टेटर, आपको एक बिलीव आएगा कि मैं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ना किसी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं मेन मेन अल्फा पर्सन हूँ। तो वो मतलब टूर्नामेंट का मेन पार्ट होता है कि एक प्लेयर को ये ट्रीट करना कि आप कितने अच्छे स्पोर्ट्समैन पर्सन हैं, कितने अच्छे आप प्लेयर हैं, ये डिसाइड करना। लूजिंग इज अ नॉट ए पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब वो कोई बहुत बड़ी पार्ट नहीं होगी लूजिंग। लूज सब करते हैं लाइफ में एक ना एक बार, अगर आप लूज नहीं करते हैं तो ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़, टूर्नामेंट सोशल क्वालिटीज़ भी, आप टूर्नामेंट में जाएंगे, वहाँ पे आप दूसरे प्लेयर से, दूसरे आप देखने जा रहे हैं, दूसरे पर्सन से मिलेंगे, उनसे आप रूल्स एंड रेगुलेशन समझेंगे, गेम्स के प्लेयर समझेंगे कि इस गेम में और भी पॉइंट्स होते हैं, और भी प्लेयर्स होते हैं। सोशल क्वालिटीज सच एज कॉपरेशन, टॉलरेंस, सिंपैथी, ग्रुप कोहेंशन, ब्रदरहुड एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज अ मेन पॉइंट ऑफ अ टूर्नामेंट, एंड टॉलरेंस। अब देखिए, एज एन स्पोर्ट्स पर्सन आपके लाइफ में बहुत बार आएगा, अगर आप किसी टूर्नामेंट में जाएंगे तो उसमें बहुत बार आएगा आपको एंगर आ जाएगा किसी की, आपको कोई पॉइंट नहीं मिला इसलिए आपको गुस्सा आ गया। तो आपने ऐसा नहीं किया आपका वहीं पे सब कुछ खत्म हो गया, आपको टॉलरेंस होनी चाहिए, आपको एंड में उसको मौका मिलेगा। आपको कमेटी, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था, एक प्लानिंग में कमेटी होती है कि वो प्लेयर के साथ जो हो रहा है उसको हाईलाइट करेगी कि मेरे साथ ये एक पॉइंट का डिफ्रेंशिएट किया इन्होंने, तो वो पॉइंट आपको टॉलरेंस के ऊपर मिलेगा सारा। ये टूर्नामेंट ब्रदरहुड तो आप समझ गए होंगे, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा बढ़ता है, डेवलपमेंट पार्टिसिपेंट स्पोर्ट्स, आपको इज्जत बढ़ती है किसी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, आपको ग्रुप सिंपैथी इज वर्ड है जिसमें आपको सिंपैथी कि आपको फील करना आएगा किसी चीज़ के लिए कि ये प्लेयर के साथ कुछ बुरा हुआ था या फिर अच्छा हो रहा है या फिर ये प्लेयर मेहनत करता है, तो वो सिंपैथी में आ जाएगा। आगे स्टार्ट करते हैं हम। द स्पोर्ट्समैन लर्न डिसिप्लिन व्हिंग प्लेइंग टूर्नामेंट। हाँ, स्पोर्ट्समैन पर्सन डिसिप्लिन तो सीखता है। अब आप वहाँ जाएंगे, वहाँ कमेटी होगी डिसिप्लिन वाली, वो आपको ऐसा नहीं कि आपको बोलेंगे कि आप कुछ भी पहन के या फिर कुछ भी करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एक ड्रेसिंग कोड होगा, ये सारे स्पोर्ट टूर्नामेंट में हेल्प करते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन मीट अनदर स्पोर्ट, ये देखिए वही पॉइंट आ गया जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ लिखने के लिए आ गया, आप समझिए इन पॉइंट को तभी आपको क्लियर हो जाएंगे सारे। ही लर्न एथिकल वैल्यूज सच एज हॉनेस्टी, फेयर प्ले एंड रिस्पेक्ट टू अदर प्लेयर। रिस्पेक्ट टू अदर मतलब प्लेयर के लिए रिस्पेक्ट आ गई, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट करें उसके लिए रिस्पेक्ट। अब आप कहीं पे जाएंगे, अब आपको हॉनेस्टी इतनी होनी चाहिए कि आप उसका टिकट लें, जैसे आप टूर्नामेंट में ना घुसे ऐसे बिना टिकट के। फेयर प्ले मतलब होता है आप कोई गलती से कुछ, मतलब जैसे मान लीजिए मेरे को पता है मैं अगर फाउल करके ना जीतूँ, अब मैं जूडो ले लूँ तो उसमें पंचिंग इज नॉट अलाउड, तो उसमें आप पंच मार के जीत रहे हैं तो ये आपका आप खुद ही फील करोगे उस टाइम, क्योंकि प्लेयर के साथ होता है ऐसा, हम जीत तो जाते हैं किस चीज़ में, चीटिंग करके या फिर एग्जाम्स में कुछ भी करके, बट वो चीज़ हेल्प नहीं करती है। आपको मेहनत से ही पढ़ के ही चीज़ें समझ आएंगी, तभी आप आगे लाइफ में उसको रिलेट कर पाओगे कि मैंने पढ़ी थी चीज़, आज इसका काम आया। हर चीज़ का कहीं ना कहीं काम आता है। तो फेयर प्ले भी आपको कहीं ना कहीं पता, रिस्पेक्ट तो आपको पता लग गया, प्लेयर की रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। टूर्नामेंट प्रोवाइड रिक्रिएशन टू दैट इज ऑर्गेनाइजिंग स्पेक्टेटर एंड स्टूडेंट। ये तो वही पुराना पॉइंट आ गया, अब लिखने के लिए सारा लिख दीजिए। ये सिर्फ डेफिनेशंस होती हैं, बस आपको माइंड ऐसा रखना है कि मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, क्लियर हो रहा है मेरे को। नो हाँ, टाइप ऑफ टूर्नामेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। टाइप ऑफ टूर्नामेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट में देखिए, लीग में तो वो आ जाती हैं जो आपकी लीग्स वगैरह मैच होती हैं, शॉर्ट टूर्नामेंट टाइप में बोल देते हैं। नॉकआउट मीन्स आपको मैं बताता हूँ अभी। In this type of tournament, the team once defeated get eliminated from the tournament. Only winning team contestant in the next round. Opportunity given to winning team only. तो ये मतलब हुआ नॉकआउट, मतलब आपका पहले किसी टीम से आप वन ऑन वन पार्टिसिपेट किए, अब इसमें से ये टीम जीत गई आप हार गए, या फिर आप जीत गए आप हार गए, ये टीम एलिमिनेट हो जाएगी, ये टीम आगे नेक्स्ट राउंड के लिए बढ़ जाएगी। तो इसका सिंपल वे में डेफिनेशन यही हुआ, इसकी कोई एडवांस डेफिनेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे आप बिल्कुल समझ जाइए। अब लीग, सिंगल लीग टूर्नामेंट ऑल पार्टिसिपेंट compete
once with each other, whereas double league such as team play with every as in double league each team play with every other team twice without any consideration of victory and defeat. अब देखिए लीग में क्या होता है, अब इसमें तो आप 1-on-1 खेल रहे थे, आप बाहर हो गए। इसमें क्या हो रहा है आपको, आप एक टीम से हार गए, आप हार गए और आप बैक चले गए, तो अब जो दूसरी टीम होगी आपका, उसके साथ भी एक मैच होगा, आपको मौके मिलेंगे बहुत ज़्यादा लीग में कि आप अपने आप को परफॉर्म कर पाएँ। बट वो बात, वो आपको हो सकता है, वो लीग के ऊपर होता है कितने मैच, वो आपको 2 बार हारते हुए देख सकते हैं, या फिर आपको 3 बार चांस दे सकते हैं, या फिर 2 बार देते हैं, या फिर 1 बार देते हैं। क्योंकि आप एक बार हार गए, फिर आप अगेन लड़ोगे, फिर हार गए, फिर आपको डिफीट तो होना ही पड़ेगा, या फिर आप जीत रहे हो, तो वैसा अलग अलग होता है लीग। सिंपल वे में इसका मतलब यही हुआ, डेफिनेशन आप लिख दीजिए, आप बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाइए पहले। नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। इन नॉकआउट टूर्नामेंट द टीम विच गेट एलिमिनेटेड गेट ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। ये सेम वही आ गया, देखिए हार गए निकल गए, सिंपल। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट इफ अ टीम इज डिफीटेड वंस गेट एलिमिनेटेड ओनली द विनर। ये सेम पॉइंट वही आ गया, देखिए हर चीज़ में घुमा फिर, देखिए हर डेफिनेशन, हर चीज़ में घुमा फिरा के वही पॉइंट्स आते हैं। बट आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, ये अगर आपको चीज़ें क्लियर होगी ना, सबसे मैं बोलता हूँ सबसे चीज़ होती है माइंड क्लियरेंस। अगर आप माइंड क्लियर करके कुछ चीज़ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको समझ आ रही है, तो आप पूरे पॉइंट, उसके पूरे हाईलाइशन आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। तो अब हम बाय, ये मतलब मोस्ट कॉमन यूज होता है टूर्नामेंट्स में। बाय मतलब आप, मैं बताता हूँ, बाय इज ए प्रिविलेज गिवन टू द टीम जनर बाय द ड्राइंग लॉट्स competing it from first round playing in a sports class 12 note physical education। देखिए ये आपको, ये मतलब यही हुआ कि आपको +2 जिसमें आप अभी हैं, अभी सिलेबस जो पढ़ रहे हैं आप, जो सिलेबस पढ़ रहे हैं आप, उसमें आपको बताया जाएगा इसके बारे में, इसके बारे में बताया जाएगा आपको। बाय द एडवांटेज गिविंग इट टू a team usually by drawn a lot and expecting it from playing a match in a first round is known as bye. These are given to the specific number of team in the first round. The number of bye are decided by the subtracting the number of team from the higher number of the power 2s। अब देखिए नॉकआउट में तो सिंपल था, बाय में क्या रहता है, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं n-1, एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसके बाद हम डिसाइड करते हैं। जो n होता है वो टोटल नंबर ऑफ टीम होता है। मान लीजिए एक टीम में, एक टूर्नामेंट में आ गए 6 टीमें आ गई, अभी ऑड नंबर हो गया, तो हमें इसको बाय दें। अब ये पूरे, अब 2-2 के उसमें पेयर में तो हम कंपटीशन करवाएंगे, तो फिर वो तो मतलब एक टाइप में वहीं के वहीं टूर्नामेंट खत्म हो गया। तो हमने क्या करनी है, एक प्लेयर को अभी हमने बाय देनी पड़ती है, अगर हम बाय मेथड चूज करते हैं, जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा, आगे भी है मैं बताऊंगा आपको, पर मैं टोटल नंबर, ये n जो डिनोट करता है वो इसको करता है, टोटल नंबर ऑफ टीम को। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, इससे ही आगे आपको हेल्प मिलेगी इसमें बहुत। तो अभी एग्जाम्पल है बाय देने का, कि हम नॉकआउट फिक्सचर, मतलब नॉकआउट में, मतलब ये नॉकआउट बाय में कैसे देते हैं हम, ये पूरा डोनेट वही करेगा। देखो नंबर ऑफ टीम्स 17 हैं, तो ये ऑड नंबर में आ गया। टोटल नंबर ऑफ मैचेस, अब हम मैच भी डिसाइड कर रहे हैं, हमने मैच कितने करने हैं, तो इसका फॉर्मूला सेम यही रहता है, टोटल नंबर ऑफ टीम -1 = 16। तो ये बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, एन ही है इसमें सब कुछ, एन से ही हमने सब कुछ करना है। नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, अब हम मान लीजिए 17 टीम है, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल 17 टीम है, 17 टीम है हमारे पास। तो अब हमने कितने को बाय दिए, देखो अब हम वो फॉर्मूला पीछे इसमें वही स्लाइड में बता रहा था मैं आपको, देखिए इसमें इन दोनों को छोड़ के और इसमें सबको बाय मिली हुई है। तो बाय का मतलब है कि ये पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये करेंगे नेक्स्ट राउंड में, राउंड 2 में। फर्स्ट राउंड में सिर्फ यही जिनको बाय नहीं मिली है वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें सिंपल फंडा ये रहता है, इससे क्या होता है, टूर्नामेंट का एक इन्हांस होता है कि उसको पार्टिसिपेशन में हेल्प मिलती है। तो अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ, फॉर्मूला आपको बता दूँ। अपर हाफ में हम डिसाइड करेंगे, अपर हाफ का मतलब था, देखिए अभी ये देखिए यहाँ पे ये था, ये अपर हाफ हो गया, ये लोअर हाफ हो गया।
ये लोअर, ये अपर। ये सिंपल है। आप जब एग्जाम्पल लेंगे आप ऐसा करिए, आप खुद एक टीम ले लीजिए, आप इसके बाद होमवर्क कर सकते हैं। एक चीज़ बुक्स में आपके फॉर्मूला रहता है, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें एग्जाम्पल दिए होते हैं, उसमें आप खुद ही एक टीम डिसाइड करके आप 16 का टीम ले लीजिए, या फिर कितने भी आपने टीम लेनी है उतने आप बाय देना चाहते हैं आप ले सकते हैं उसका एग्जाम्पल विद इन इस फॉर्मूला से। तो आपने अपर हाफ में हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला था n1 - 2 1/2। तो ये मतलब टोटल नंबर ऑफ ये ऊपर यही आएगा, मतलब इसका नंबर यही होगा ऐसे करके। तो 16 था। तो ये n इसका आ गया डोनेशन, ये नंबर ऑफ अपर हाफ में ये 16 + 1/2 ये 17 आ गया। तो ये हम डिसाइड करेंगे कैसे कैसे चलते हैं। अब 16 मैं आपको इस वे में बताऊं, अपर हाफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इस चीज़ में कि आप एन जो है इसमें कंफ्यूजन क्या आता है, ये चीज़ें आपको आगे सिलेबस में हमारे ये एडवांस उसमें आ जाती है। ये चीज़ अभी आपको +2 के सिलेबस में ये चीज़ क्लियर नहीं करनी पड़ती इतने एडवांस लेवल में। ये चीज़ जब आगे बीपीएड या फिर +2 के बाद कोई भी हायर एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन में टाइप करते हैं तो आपको ऐसे चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो ये आप अगर डिसाइड करेंगे कि एन देखिए 16 + 1 = 17, 17 + 1 = 17 प्लस अगर मैं करूँगा 17 + 1/2 तो ये 18 आ जाएगा। तो = 9, अगर हम इसको काटते हैं तो 9 आता है। तो ये सिंपल, ये ऐसे ही सिंपल सा मैथ है, इसमें 2 ही से ही होता है। तो अब यही सेम हम लोअर हाफ के लिए भी कर लेंगे। नंबर ऑफ बाय हम तब निकालते हैं, देखिए जैसे हमने ये टोटल नंबर ऑफ प्लस करके ये टीम्स, अगर हम ये चीज़ आपको फॉर्मूले में बहुत आएंगे, आप टोटल कंफ्यूज होंगे इस टाइम। आप बस फॉर्मूला, आपसे एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ गिविंग बाय। तो इसका फॉर्मूला सिंपल ये रहता है n-2, बस इसका ये फॉर्मूला रहता है। तो आपने यही याद रखना है, इस टाइम कंफ्यूज नहीं होना है आपने ज़्यादा कि ये कहाँ से आ गया, ये रिलेशन कहाँ से आ गया। ये चीज़ें आपके लिए है नहीं अभी, ये चीज़ें आपके लिए है नहीं, आगे हायर स्टडीज़ में आती हैं। तो ये हम बाद में डिसाइड करेंगे क्योंकि आगे जाके आपके सिलेबस में ये चीज़ भी है। तो अभी हम आगे स्किप करते हैं इस पॉइंट को। ये वही वाला चार्ट आ गया जिसमें आप समझ रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ हम बाय कैसे देते हैं। पहले राउंड में उसमें खाली रहते हैं, सेकंड राउंड में पार्ट होते हैं। अब आ गया स्पोर्ट्स डे। ये तो आपने सब स्कूल्स में सब उसमें पार्ट किया होगा, जब से आप स्कूलिंग लाइफ कर रहे हैं तो आपने स्पोर्ट्स डे तो सबने मनाया होगा। स्पोर्ट्स डे एक ना एक दिन एनुअल फंक्शन से पहले आता होगा आपके, ताकि आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हेल्प मिल जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, अब पढ़ते हैं। अब हाँ, ये देखिए एनुअल डे, एनुअल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे, 2 टाइप के ही होते हैं। तो इसमें क्या हम उसमें स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेशन क्या करवाते हैं, टूर्नामेंट क्या करवाते हैं। उसमें अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज स्पोर्ट्स डे, तो आप क्या लिखोगे उसके अंदर, तो ये आप ये लिखोगे देयर इज 2 टाइप ऑफ स्पोर्ट्स डे। तो एक होता है एनुअल स्पोर्ट्स डे, मैं आपको इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ अभी। अब इसमें क्या रहता है, आप स्कूल के अंदर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाते हो, वो भी इंटर हाउस के अंदर, इंटर हाउस प्लस नॉर्मल गेम, रिक्रिएशनल गेम मैं बता दूं आपको। रिक्रिएशनल गेम इज जो हम हैप्पीली खेलें, जिसमें हमारी माइंड डेवलप हो, हम कोई इजीली इंडोर खेल सकें वो, या फिर आउटडोर भी होता है वो, काफ़ी रिक्रिएशनल गेम है। लाइक वॉलीबॉल खेल लिया हमने, कोई हमने जैसे हम पकड़ पकड़ाई एग्जाम्पल ले लूँ मैं आपको, वो भी आप खेलते होंगे स्कूल में। वो भी ये सारी छोटी छोटी गेमें जितनी होती हैं रिक्रिएशनल एक्सरसाइज होती हैं। आपको अभी पता लगेगा आगे आगे जैसे आप जाएंगे, अभी आपका सिलेबस आगे आगे जाएगा तो ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होते हैं, तो ये टूर्नामेंट होते हैं। तो इसमें शायद आपको ये भी देखा होगा आपने कि 1 लेग रेस, बोरी रेस एंड जलेबी रेस, ऐसे ऐसे टाइप की एक्सरसाइजें आपको इसमें मिल जाएंगी। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे में क्या रहता है, इसमें बड़े टूर्नामेंट जैसे वॉलीबॉल्स आ गए, स्प्रिंट आ गई, 100 मीटर डैश आ गया, 400 मीटर आ गया, ड्यूल हो गया, रिले रेस हो गई, ये सारी रेसेस आती हैं इसमें। अब इसमें मेन पॉइंट है हेल्थ रन, इसी का पॉइंट है। अब आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन क्या क्या होती है इस रन में। दीज आर ऑर्गेनाइज हेल्थ डिपार्टमेंट टू एम्बुलेट द स्टैंडर्ड ऑफ द हेल्थ इन अ कंट्री अमंग द रेजिंग फंड फॉर चैरिटी। अब आप हेल्थ रन कर रहे हैं, अब आपको ये तो होगा नहीं उसके अंदर मेडल, तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, किसी फंड रेज करने के लिए, जैसे कोई चैरिटी है, जैसे आप कोई मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप मान लीजिए दिव्यांगों का कोई हॉस्पिटल है या फिर ऑर्फनेज हाउस है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइज करवाएंगे
रनिंग स्प्रिंट या एक्सरसाइज कोई कोई 400 मीटर या 800 मीटर एक्सरसाइज करवा दी उन्हें, तो वो उसके अंदर फंड रेज करेंगे, उसे स्पॉन्सर्ड लेंगे आपकी, हम स्पॉन्सरशिप करेंगे, आप हमें फंड रेज करके दो, लीडर्स में डोनेशन भी देते हैं। तो ये भी हो गया। रन फॉर फन, इट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनाइज टू स्प्रेड मैसेज अमंग मासेस टू रिमेन हेल्थी। ये आपको नाम से रन फॉर फन, ये आपको हेल्थी रहना सिखाएंगे रन से, कि आप चलो टूर्नामेंट में पार्ट ले रहे हो तो आप हेल्थनेस का पार्ट में मोटिवेट रहो आप। रन फॉर यूनिटी, यूनिटी वर्ड इज़ फॉर एकता। अब मैं कैसा बोल दूँ, अब ये रन मोस्टली ये मैराथन्स होती हैं बड़ी बड़ी, जो वर्ल्ड वाइड होती हैं, कि आप यूनिटी, आप अलग अलग कंट्रीज से पार्ट ले रहे हैं या फिर कुछ भी होता है। इट इज़ ऑर्गेनाइज सो यूनिटी टू पीस अमंग द पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजियंस। रिलीजन्स में आपको आ गया हिंदू, ये सारे आप आपस में भागते हैं, आपस में हम सारे भाई हैं, तो ये सारे आपस में पार्टिसिपेट हो गए सारे। इट पर्पस में भी नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रेशन ब्रदरहुड, देखा ये ब्रदरहुड फिर से आ गया, स्पोर्ट्समैनशिप का सबसे बड़ा वर्ड है ब्रदरहुड। तो ये पॉइंट, ये सिंपल सा मतलब आ गया कि आप एक बड़ी चीज़ में पार्ट ले रहे हैं मैराथन टाइप में, जिसमें आप सब इक्वली भाग रहे हैं, इक्वली पार्ट ले रहे हैं, उसका मतलब हो गया रन फॉर यूनिटी। Run for specific cause. This is a run related to specific or noble cause. Most of these social non-profit organizations, these runs are creating awareness about AIDS, educating girl child, cancer, etc. Mumbai and Chennai marathon are organized such as noble purpose. हाँ, ये वाला जो चेन्नई एंड मुंबई मैराथन ना, ये होती है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज मैराथन होती है जिसमें अवेयरनेस दी जाती है। तो ये मेडिकल का पार्ट आ गया। ये एड्स वाली रन होती है कि एड्स के लिए अवेयरनेस, पहले कोई ऐसे सच अवेयरनेस करते नहीं थे ये, कि आपको पता नहीं है क्या क्या बीमारियां हैं। कैंसर हमें पहले ऐसा चलता था कि कैंसर को हमें पता नहीं लगता था कि किसी पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को कैंसर है, जब उसके साथ सेकंड स्टेज आ जाती थी तब उसको पता लगता था। आजकल इतनी अवेयरनेस है, इतनी चीज़ें हैं जिससे उसको फर्स्ट स्टेज में ही पता लग जाता है और उसको फर्स्ट चीज़ में ही ख़त्म कर देता है। तो आप भी अपने आसपास वालों को ये बता सकते हैं, जैसे आप फिजिकल एजुकेशन में हैं तो इसमें आगे जाके मेडिकल सब्जेक्ट आएगा, उसमें आप बता सकते हैं उनको कि मैं कैंसर के बारे में सिम्टम जानता हूँ, या फिर स्पोर्ट्समैन हूँ तो मेरे को पता है क्या क्या डोपिंग, क्या क्या ये चीज़ें होती हैं, एक्सरसाइज के लिए क्या क्या ना यूज़ करें, क्या क्या चीज़ें ना लें। मैं आपको आगे बताऊँगा ये चीज़ें, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैं कुछ नहीं नाम नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आप अभी सुन के वो माइंड में आ जाता है कि ये क्या बता दिया नाम, फिर मैं अभी उस चीज़ के बारे में देखूँ। वो आगे आगे सब्जेक्ट में इसमें बहुत कुछ आता है। तो कैंसर पहले नहीं था, अब उसके बारे में अवेयरनेस है। गर्ल चाइल्ड के बारे में पहले अवेयरनेस नहीं थी, गर्ल्स को पहले कम सोचा जाता था, बट भैया अब तो गर्ल्स आगे आगे निकल रही हैं। बॉयज़ भी मोटिवेटेड, ऐसा नहीं बॉयज़ नहीं निकल रहे, बट गर्ल्स ज़्यादा पार्टिसिपेशन में और ज़्यादा माइंड फ्रेश रह के काम करती हैं। बॉयज़ थोड़े इधर उधर भटक जाते हैं, बट कोई बात नहीं, वो भी अच्छे ही परफॉर्म करते हैं जब अपनी आ जाते हैं। एजुकेशन में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एजुकेट करना पीपल्स को, क्योंकि आजकल क्या रहता है, एजुकेशन आप अगर नहीं करोगे तो आपको पता नहीं होगा कि क्या नहीं है, क्या वो है। आजकल एजुकेशन सबसे मेन पार्ट आ गया हमारे करिकुलर एक्टिविटीज़ में। अगर आप एजुकेटेड नहीं है तो आपको सोसाइटी, ये भी चीज़ें अलग चीज़ आ जाती हैं, आप कोई सोचता है क्यों नहीं। तो यही अवेयरनेस के लिए ये चीज़ें मैराथन कंडक्ट करवाई जाती हैं। तो अब इसे रिलेट कर सकते हैं अभी हम। तो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी जैसे कि, हाँ, अभी हम स्टार्टिंग में एक बार स्टार्टिंग में आते हैं, प्लानिंग, ये चीज़। तो हम स्टार्ट हुए थे फिजिकल एजुकेशन के पूरे इस चैप्टर में, तो हमने वो पूरा कवर कर दिया है। अब आपने ये, हमने चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम ही है स्पोर्ट्स में प्लानिंग, स्पोर्ट्स प्लानिंग। यही चीज़ रिलेटेड है टूर्नामेंट में, यही चीज़ रिलेटेड है टूर्नामेंट में, यही चीज़ रिलेटेड है इंट्रामुरल में, इंट्रामुरल, यही चीज़ रिलेटेड है एक्स्ट्रा में, यही चीज़ रिलेटेड है आगे जो हमने पढ़ा था स्पोर्ट्स डे में। तो आप एक चीज़ रिलेट करना सीखिए, सिंपल वे में बताता हूँ।
कोई भी चैप्टर का स्टार्टिंग वर्ड होता है वही रिलेट पूरे चैप्टर से ही करता है। तो आप उस चीज़ के बारे में क्लियर हो जाइए कि प्लानिंग क्या होती है, आपको पूरा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आपको ये ज़रूरत नहीं है कि मैं एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ के रट्टा मार के चल जाऊँ। रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप बस ये चीज़ सीख पाओगे कि मैंने याद कर लिया। बट एक माइंड फ्रेश से आप पढ़ोगे, आप समझ के पढ़ोगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, कि क्या टॉपिक है मेरा, तो आप बहुत अच्छा गेन कर लोगे उसके रिगार्डिंग। तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि प्लानिंग इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। चैप्टर का पहला वर्ड ही, पहला टॉपिक ही सबसे मेन होता है, उससे पूरा डिफाइन हो जाता है कि आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ना है, आगे फ्यूचर में क्या काम आने वाला है। तो इसका प्लानिंग का ऑर्गेनाइजेशन वर्ड, ये सारे वर्ड, सुपरविजन वर्ड, ये सारे आप सीखोगे। तो यही चीज़ है आपके चैप्टर फर्स्ट में, प्लानिंग। अब आप कर सकते हो होमवर्क, इसमें आप टूर्नामेंट में बाय निकालने के लिए आपके एग्जांपल्स दिए हैं, वो आप कर सकते हो। आप नॉर्मल बाय निकाल सकते हो, आप ऐसा डिसाइड कर सकते हो कि इतने टूर्नामेंट में इतने टीम आ रही है। नॉकआउट में डायरेक्ट ऐसा होता है कि टीम हार गई, बाहर निकल गई। बाय में ऐसा रहता है कि फर्स्ट राउंड में हम किसी अन ऑड नंबर वाले टीम को लास्ट नंबर में और ऊपर नंबर वाले पहले हाफ वाले को बाय देते हैं। तो कैसे देते हैं, क्या देते हैं, वो आगे जाके सीखेंगे आप। आगे आके बहुत आपके चीज़ों में चीज़ें रिलेट करेंगी ये चीज़ें। तो अभी हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद। आप जाइए अपना होमवर्क कीजिए, ठीक है।